नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 में राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 3 समानता, इक्वलिटी। और आज इसी इक्वलिटी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 है बच्चों। आज हम लोग क्या कवर करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक समानता की, इकोनॉमिक इक्वलिटी की। इस इकोनॉमिक इक्वलिटी का पूरा निचोड़ करके आप लोगों के दिमाग में समा देंगे, चिंता ही ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक इक्वलिटी। कौन सी इक्वलिटी की बात करी जा रही है? अब इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करी जा रही है। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा थोड़ा सा उससे कनेक्ट करते हुए हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि समानता क्यों महत्वपूर्ण है, समानता क्या होती है, परंतु लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने ये शुरू करा था कि समानता किन किन आयामों में हमें चाहिए, कौन कौन सी समानता हम लोगों को चाहिए। तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि राजनीतिक समानता हमें चाहिए, सामाजिक समानता हमें चाहिए और आर्थिक समानता हम लोगों को चाहिए। राजनीतिक समानता है, पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है, उसका सीधा सा अर्थ यह है कि राजनीतिक रूप में पॉलिटिकली हम लोगों को क्या कर दिया जाए? समान कर दिया जाए। जिसके तहत क्या हुआ कि नागरिकता दी जाती है और उस नागरिकता के अंदर क्या कर दिया जाता है? जैसे मतदान का अधिकार, वोटिंग का जो अधिकार होता है वो सबको दिया जाता है। एक देश के एक कोने से दूसरे कोने में आने जाने का, संगठन बनाने का, अपने धार्मिक विश्वास को मानने का, इन सब की आपको आज़ादी दी जाती है। वो एक प्रकार की राजनीतिक समानता है या पॉलिटिकल इक्वलिटी है। सोशल इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, सामाजिक समानता की हम बात करते हैं, तो समाज में सभी समान हो, सभी बराबर हो, इसकी बात करी जाती है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है आर्थिक समानता। और आर्थिक समानता में कुछ भाग हमारा थोड़ा सा राजनीतिक समानता की भी चर्चा हो जाएगी, थोड़ी सी सामाजिक समानता की भी चर्चा हो जाएगी। पर जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी या आर्थिक समानता, तो ये इकोनॉमिक इक्वलिटी जो हमारी जुड़ करके आती है वो आती है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, हमारी किससे जुड़ी करके आती है? इकोनॉमिक्स से। और जब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम वेल्थ की बात करने लग जाते हैं। हम धन को इकोनॉमिक्स समझ बैठते हैं कि भैया जो कुछ है वो पैसा है। ठीक है, और इसलिए हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि आर्थिक रूप से, धन के रूप में, पैसों के रूप में सभी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए। तो ही क्या होगी? आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी। तो कौन जो टॉपिक है उसको, कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी को हमेशा हम क्या है? इकोनॉमिक्स से जोड़ करके देखते हैं, अर्थशास्त्र से जोड़ करके देखते हैं। और जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम धन या वेल्थ की बात करते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जाती है कि अगर आर्थिक समानता है इस होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब सबके पास बराबर का धन, सबके पास बराबर का पैसा होना चाहिए। तो हम आर्थिक समानता में या इकोनॉमिक इक्वलिटी में किस चीज की बात करेंगे? हम बात करेंगे कि सभी के पास धन दौलत है वो क्या हो? बराबर हो। वो सबके पास क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। सबके पास एक समान होना चाहिए। जो धन और दौलत हो वो सबके पास बराबर हो, वही क्या होगी? आर्थिक समानता होगी। अब देखिए, इस आर्थिक समानता में एक बात का हमें विशेष करके ध्यान रखना है। हम यहां पे ये चाहते हैं कि ये जो आर्थिक असमानता की खाई है, मतलब ये जो अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है, इस अंतर को कम किया जा सकता है, खत्म कभी नहीं किया जा सकता है बेटा। अमीर और गरीब का जो अंतर है उसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि आप ऐसा चाहो कि पूर्ण रूप से ही आर्थिक असमानता खत्म हो जाए, पूरी तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हट जाए, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। समाज में चाहे आप पहले देख लीजिएगा, आज देख लीजिए और आने वाले समय में भी देख लीजिएगा, कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, कुछ लोगों के पास कम पैसा रहेगा। ये निश्चित है। ये क्यों है? क्योंकि भैया वो अपने काम से, अपनी मेहनत से ज्यादा पैसा कमा पा रहा है और अपने काम और अपनी मेहनत के बलबूते पर उसके पास ज्यादा पैसा है। किसी के पास उतना काम और उतना मेहनत नहीं करता, इसलिए उसके पास कम पैसा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भैया मेरे पास भी 100 हो तो उसी के पास भी 100, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पास 150 है तो हो सकता है किसी के पास 200, उसके पास 200 है तो हो सकता है किसी के पास 250। तो हर व्यक्ति के पास क्या होगा? अलग अलग अमाउंट होगा। और वो क्यों है? क्योंकि वो उसका काम धंधा है, उसका प्रोफेशन है, उस हिसाब से होगा। तो हम यहाँ पर अमीर गरीब का जो अंतर है उसको कम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भैया एक के पास 1000 है तो कम से कम इसके पास 700-800 तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके पास 1000 रुपए है और इसके पास 5 रुपए, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा।
ये तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, परंतु इस अंतर को थोड़ा कम किया जाए। परंतु ऐसा नहीं है कि हम सबको एक समान कर देंगे। अब आप तो बोलो कि साहब अंबानी जी और अडानी जी है वो इतना कमा रहे हैं और हम तो गरीब है, तो भैया उन्होंने मेहनत भी करी है, उन्होंने पूरा इतना सेटअप खड़ा करने में पैसा भी तो लगाया है ना, तो उस मेहनत का कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। आप भी मेहनत करिए, आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपको भी बेहतर मिल जाएगा। हमारा सीधा सा अर्थ बस आर्थिक असमानता को खत्म करना का एक अर्थ है कि हम गरीबी को खत्म कर दें, हम गरीबी को खत्म कर दें। और गरीबी को खत्म करने का अर्थ क्या है बच्चों? सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझिए कि गरीबी क्या है। अब जो भी बच्चा कक्षा 11 में अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसको पता है कि गरीबी क्या है। गरीबी का अर्थ ये होता है कि हमारी इतनी भी आय ना हो, हमारी इतनी भी इनकम ना हो कि हम हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को, जो जरूरी आवश्यकता है, उनको पूरा कर सके। जरूरी आवश्यकताओं में क्या है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 चीजें मुझे मिलती रहे। ये मुझे मिलती रहे तो मैं मतलब एक ठीक कंडीशन में हूं। और अगर ये भी नहीं मिल रही, मेरे पास मेरी इतनी भी इनकम नहीं है कि मैं इन चीजों को भी अच्छे से अफोर्ड कर सकूं, तो फिर मैं क्या आ जाऊंगा? गरीब कैटेगरी में आ जाऊंगा। फिर मैं क्या रहूंगा? गरीब रहूंगा। और इसी गरीबी का निर्धारण करने के लिए सरकार एक निर्धनता रेखा बनाती है। बेटा क्या बनाती है? निर्धनता रेखा, या जिसको कहा जाता है पॉवर्टी लाइन। क्या कहा जाता है? पॉवर्टी लाइन या निर्धनता रेखा बनाती है। निर्धनता रेखा में सरकार ने क्या कर रखा है? एक लाइन खींच रखी है, काल्पनिक लाइन है। ये काल्पनिक लाइन क्या है? इसमें बता रखा है कि आप अगर दिन का लगभग इतना कमाते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि सरकार तय कर दे कि हर व्यक्ति अगर जो भी व्यक्ति दिन के 200 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं होगा। जो भी व्यक्ति दिन के 200 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं है। मतलब महीने के जो 6000 रुपए कमा रहा है, ये 200 बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होता, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो अगर 6000 रुपए महीने के कमा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। परंतु अब उसमें बोला गया कि हर व्यक्ति के हिसाब से, तो अगर मान लो किसी के घर में 5 जने हैं तो ये फिर 30,000 होने चाहिए। तो अगर आप हर व्यक्ति दिन में 200 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं होगा। उसको इन 200 रुपए में मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर वो मिल रही है तो फिर वो गरीब नहीं। हम इस गरीबी को खत्म करना चाहते हैं कि कम से कम हर व्यक्ति के पास इतना तो पैसा होना चाहिए, इतना तो उसके पास आय आनी चाहिए कि जिससे कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसको 2 वक्त की रोटी समय पर मिले, अच्छी पौष्टिक आहार उसको मिले, उसको तन को ढकने के लिए अच्छे कपड़े मिले, और सर को ढकने के लिए उसको छत मिले, मतलब मकान मिले, और बीमार हो तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, और समाज में सर उठा करके जीने के लिए उसको शिक्षा का अधिकार मिले। ये बस काफी है। इसके बाद अगर कुछ भी हो तो वो फिर आपकी मेहनत से आप ऊपर जाओगे, पर कम से कम इतना तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो मूलभूत आवश्यकताएं सभी को मिलनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, मतलब इतना सबको मिले। इससे भी जो बुरी हालत में हो वो हालत कभी भी नहीं होनी चाहिए। और बाकी वैसे बच्चों, धन की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। अगर मान लीजिए आज महीने के मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मैं ये सोचता हूं कि यार वो 40 कमाता है, बढ़िया, 40,000 हो जाए ना महीने की, बस फिर सुकून है। मैं 40 कमाने लग जाऊंगा तो फिर मैं ये देखूंगा यार वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है, और बस 1 लाख मिल जाए ना तो फिर सुकून है, और यार फिर 1 लाख भी मिलने लग जाए। तो हमारी कभी भी धन से इच्छा बढ़ती नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात, समाज में इस प्रकार की असमानता रहेगी कि किसी के पास ज्यादा धन है तो किसी के पास कम धन है। ये क्यों? क्योंकि ये हमने कौन से काम को चुना है, हमारे उस काम में कितना एक्सपर्ट है, हम उस काम को कितने बेहतर ढंग से कर रहे हैं, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। आज जैसे मान लीजिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल चुका है, तो उसके पास होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, अच्छा पैसा होगा। और एक मान लीजिए एक मामूली सा कोई व्यक्ति है जो छोटा मोटा काम करता है, तो उसके पास कम पैसा होगा। तो ये तो होगा, परंतु अगर वो व्यक्ति भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है तो फिर वो गरीब नहीं है। हमें गरीबी को खत्म करना है। आर्थिक समानता, बिल्कुल पूर्ण रूप से आर्थिक समानता कभी स्थापित नहीं हो सकती कि भैया मैं भी 100 कमा रहा हूं, वो भी 100 कमाए, वो भी 100, वो भी 100, वो भी 100, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा होंगे, किसी व्यक्ति के पास कम होंगे, ये 100% तय है। पहले भी यही था, आज भी यही है, और आगे भी यही होगा। पर हाँ, मेरी नजर में आर्थिक समानता यह है कि हम इस गरीबी को खत्म कर दें। कम से कम देश के हर व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे। और बच्चों, बार बार कहता हूं कि पैसे के पीछे हमें ज्यादा नहीं भागना चाहिए, हमें ज्यादा पैसों का भी लालच नहीं होना चाहिए। जैसे संत कबीर कहा करते थे, संत कबीर अपने गुरु से, ईश्वर से कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो संत कबीर जी ने ईश्वर से, भगवान से, गुरुदेव से क्या मांगा कि बोले ए भगवान इतना दो कि मेरा कुटुंब, मेरा परिवार है ना, वो 2 वक्त का अच्छे से खाना खा ले। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। मतलब मेरा परिवार खा ले, मैं खा लूं, और अतिथि कोई, साधु का मतलब यहां पर कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान आता है जो कि आपका रूप है, वो आए तो वो भूखा ना जाए। बस वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इतना देना, इसके बाद अपन को नहीं चाहिए। इतना ही लक्ष्य रखो कि बस भगवान इतना दो कि मेरा परिवार संतुष्टि के साथ खा ले। तो वही तो बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मूलभूत आवश्यकता है, परिवार खा ले, घर में थोड़ा बहुत हो कि अतिथि खा ले, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, बस बाकी नहीं। और बाकी तो हम समानता कभी स्थापित नहीं कर सकते। और बच्चों देखिए, बात बहुत सी बार हम समाज में सुनते हैं लोगों के मुंह से कि यार दुखी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हो तो बहुत बढ़िया है। देखो दुखी बेटा जीवन में सब है, जिनके पास पैसा है वो भी दुखी है और जिनके पास नहीं है वो भी दुखी है। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आपको खुद को खुशी रखना है, अगर आपको खुद खुश रहना चाहते हो, तो उसका लक्ष्य हमेशा एक बात ये ध्यान रखो कि आप अपने से नीचे वालों को देखो। आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं साहब मैं बहुत गरीबी में जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास संसाधनों की कमी है, तो कभी ऐसे एरियाओं में निकलना जहाँ पे लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उन बच्चों से पूछना उनके क्या हालात हैं, तो फिर आप महसूस करोगे कि ईश्वर ने मुझे जो जीवन दिया है वो 100 गुना बेहतर जीवन दिया है। मेरे पास बहुत संसाधन है, मैं उन संसाधनों का बहुत इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे से ऊंचे वाले के पास, मेरे घर में 2 कमरे बने हुए, मैं देखूंगा यार पड़ोस वालों ने 5 कमरे बना लिए, क्या मकान बना है। अरे ये भी तो देखो कि पड़ोस में एक व्यक्ति झोपड़ी में भी रह रहा है। तो खुशी हमें इन संसाधनों से, इनसे नहीं मिलती, पर हाँ इतना हमें हमेशा पाना चाहिए कि जिससे कि हम हमारे मूलभूत आवश्यकताओं को उनको पूरा कर सके। तो आर्थिक समानता में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि गरीबी खत्म होनी चाहिए, मतलब कम से कम हर व्यक्ति को इतना मिले कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बाकी आप कभी भी पूर्ण रूप से आर्थिक समानता स्थापित नहीं कर सकते। ऐसी समानता कभी नहीं लेकर के आ सकते जिसमें आप कहें कि देश के हर व्यक्ति के पास बराबर की धन दौलत हो। मेरे पास अगर 2 जमीन है तो हर व्यक्ति के पास 2-2 जमीन हो, किसी व्यक्ति के पास 5 जमीन है तो देश के हर व्यक्ति के पास 5-5 जमीन हो, किसी के पास 500 करोड़ है तो हर व्यक्ति के पास 500 करोड़। ये कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है बेटा, ठीक है ना। तो अब आइए आगे देखते हैं। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता होती है। देखिए अब आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, वो कौन से समाजों में विद्यमान होती है, मतलब कौन से समाज में, कौन सी सोसाइटी में होती है। विद्यमान होने का मतलब होती है, कहां पर है, कहां पर वो आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी। तो आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कौन से समाज में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर व्यक्ति 2 लोगों के बीच में, वर्गों के बीच में, मतलब 2 जो समुदाय है, अलग अलग जो 2 समुदाय है, उनके बीच में धन के आधार पर, दौलत के आधार पर, आमदनी में खासी भिन्नता। खासी भिन्नता का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। मैंने क्या कहा, उस अंतर को कम करना है, खत्म नहीं कर सकते हम लोग। अगर एक व्यक्ति 1000 कमा रहा है और एक व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा है, ये बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को कम करिए। एक व्यक्ति 1000 कमा रहा है, दूसरा 700 कमा रहा है, 800 कमा रहा है, ठीक है, वो हम ऐसा नहीं कर सकते सब 1000 रुपए कमाए। तो यहाँ पे ये जो बहुत खासी भिन्नता, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस खत्म होना चाहिए। ये डिफरेंस खत्म होगा तो हम कह देंगे कि आर्थिक समानता है। और इस डिफरेंस को मैं अपनी आसान भाषा में ये मानता हूं कि हमें गरीबी को खत्म कर देना चाहिए, हमें गरीबी को खत्म कर देना चाहिए। और ये भी बात ध्यान रखिए बच्चों, गरीबी भी हर देश के हिसाब से अलग अलग होती है, हर देश के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अफ्रीका के से बहुत से देश है जहां पे लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है, तो वहां पे कोई अगर बिल्कुल ऐसे मान लो किसी के पास 5 चपाती है तो मान लो वो उसमें बहुत अमीर आदमी है, वो बहुत अमीर आदमी है। और जैसे मान लीजिए कि अब एक बहुत बड़ा, जैसे अमेरिका की बात करूं, अब अमेरिका में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य वहां पर आम बात है, वो तो मिलती है सबको। उसके अलावा जो लग्जरियस गाड़ियां हैं वो सबके पास होती है। अब किसी के पास मानो कोई लग्जरियस गाड़ी नहीं है तो कहेगा अरे बेचारा गरीब है यार, अरे बिठा ले अपनी गाड़ी में बिठा ले यार, गरीब है बेचारा, बैठ जा। वो उसी को दान मान लेते हैं कि अरे गरीब को मैंने आज गाड़ी में बिठाया और अपनी गाड़ी से बस स्टैंड छोड़ा। तो वहां उन विकसित देशों के हिसाब से गरीबी अलग है, ठीक है। तो गरीबी भी हर देश के हिसाब से अलग अलग होती है। मेरे पिताजी बताया करते हैं कि जब 80-90 का दौर हुआ करता था और जो रेडियो आता है, ठीक है, वो रेडियो अगर किसी के घर में होता था ना बेटा, तो उसको बहुत अमीर माना जाता था। और साहब अमीर है जी, अमीर है।
और अब रेडियो की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज लोगों के पास 10-10, 15-15 हजार के मोबाइल आसानी से उपलब्ध है। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे के पास 10,000 का 12,000 का फोन उपलब्ध है। तो अब गरीबी की परिभाषा बदल चुकी है, अब पॉवर्टी की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। पर आज भी ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है। तो उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच जाए जिससे कि उनका जो जीवन है ना बेटा, वो जीवन निर्वाह होता रहे, जीवन चलता रहे, जीवन नहीं रुकना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा इतनी ही कहता हूं कि हमें ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। आप ये चीज कभी खुद सोचिएगा कि कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं हमारी, हम 84 लाख प्रजातियां हैं, मानव भी है, पेड़ पौधे भी है, पशु भी है, पर उसमें से सिर्फ और सिर्फ मानव ही सारे दिन भागता है। 5,000 यहां से कमा लूं, 10 यहां से कमा लूं, 15 यहां से कमा लूं, वही सारे दिन भागता है और फिर वही कहता है अरे यार संतुष्टि नहीं है। ठीक है, और बाकी कोई नहीं कमा रहा, ना जानवर कमा रहे हैं, ना पेड़ पौधे पशु, कोई नहीं कमा रहा, पर उनके लिए भी ईश्वर ने सब व्यवस्था कर करके रखी। तो इसलिए संत कबीर की बात को याद रखिए और कहिए प्रभु ज्यादा नहीं, बस इतना दे दो कि मेरा परिवार खा ले, मैं खा लूं, और आपके समान जो अतिथि घर में आए वो खा ले, बाकी नहीं चाहिए पैसा। किस काम का वो पैसा? और उसने सब तय कर रखा, तो जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी है। बाकी तो बेटा आप 10 लाख भी कमा लोगे ना तो भी आप दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा ऊपर वालों को देख रहे हैं। तो ये जो ज्यादा भिन्नता है, ये जो ज्यादा डिफरेंस है, ये खत्म होना जरूरी है। जैसे इस तस्वीर में दिखाया है, इसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना पैसा है, इसके पास थोड़ा सा, और इसके पास बिचारे के पास अभी कुछ भी नहीं है। मेहनत करो बेटा, आपके पास भी आएगा। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम के समूह के बीच आनुपातिक अंतर नापा जाए। देखो, अब आपको कहे कि कोई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मापिए, आर्थिक असमानता को मापिए, आपको बोले कोई आर्थिक असमानता को मापो, तो आप कैसे मापोगे? आप कैसे मेजर करोगे कि साहब ये आर्थिक रूप से ठीक है और ये ठीक नहीं है? तो आप सीधा सा क्या देखोगे, पहला जो हमारा सामने जो बात आती है वो आती आय। जैसे मान लीजिए एक मैं आपके सामने खड़ा हूं और एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है। अब आपको बोले कि मैं मेजर कर कौन अमीर है कौन गरीब है, तो आप मुझसे पूछोगे सर आप कितना कमाते हो, महीने का आपका कितना है? आप उससे भी पूछोगे भैया आप कितना कमाते हो महीने का? अच्छा, तो अच्छा ठीक है, ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, ठीक है, फिर ये अमीर है, ये गरीब है। इस प्रकार से आप तय करोगे, मतलब वो आर्थिक रूप से कितना संपन्न है। तो आर्थिक रूप से संपन्न होना मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा आय होगी। अगर ज्यादा आय है तो मैं ज्यादा संपन्न हूं, मतलब मेरे पास ज्यादा सुख सुविधाएं होंगी ना। भाई मान लीजिए एक व्यक्ति महीने के 10 कमाता है और एक महीने के 50,000 कमाता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। 50,000 वाले के पास ज्यादा पैसा है तो उसके पास ज्यादा सुख सुविधाएं होंगी, और जिसको कम कमा रहा है वो थोड़ी सी कम सुख सुविधाएं होंगी, तो वो क्या हुआ? गरीब होगा। वो क्या होगा? गरीब होगा। तो आनुपातिक अंतर देखा जाता है कि दोनों के बीच में अनुपात का कितना अंतर है। जैसे मान लीजिए कि एक ने 1000 कमाए एक दिन के और एक ने 100 कमाए, तो यहां पर देखो कि कितना 10:1, मतलब ये जहां 1 रुपया कमा रहा है ये वहां पर 10 रुपए कमा लेता है। तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम पहला तो जो मापने का तरीका होता है वो हम उसका संपन्नतम देखते हैं कि वो कितना संपन्न है और या कितना निर्धन है, और इसका जो आधार होगा हमारी क्या होगी? आय होगी, इनकम होगी। तो इसने अगर ज्यादा पैसा कमाया तो उसकी मेहनत है, इसने उससे थोड़ा कम कमाया, इसने उससे थोड़ा कम कमाया, इसने थोड़ा उससे कम कमाया, तो मेहनत भी है, और उसके अलावा उसका जो काम करने का जो है बेटा, जो उसने काम चुना है। अब आप देखिए कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे बहुत पैसा होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पे बहुत बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। तो जहां ज्यादा काम है वहां ज्यादा पैसा अगर कमा रहा है, उस करियर में जा रहा है, तो उसका ज्यादा पैसे होंगे ही होंगे। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यह सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। देखिए अब दो तरीके हैं। पहला तो अपन ने देख लिया कि ये देख ले कि संपन्न कौन है और निर्धन कौन है, ठीक है, वो आपने आय के आधार पे। दूसरा देखा गरीबी रेखा से नीचे, तो हम क्या कर लेते हैं, हमने ये मान लिया कि हाँ साहब इससे नीचे नीचे, मतलब दिन के जो व्यक्ति 500 रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। हमने यहाँ पर एक अमाउंट तय कर दिया, सरकार ने एक अमाउंट तय कर दिया कि भैया आप हर दिन के या हर महीने के अगर आप इतने कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, और अगर इससे ज्यादा कमा रहे हो तो आप अमीर, और इससे कम कमा रहे हो तो फिर आप गरीब कहलाओगे। ठीक है ना, आप गरीब कहलाओगे। इस निर्धनता रेखा में भी बेटा बहुत सारे वर्गीकरण है। इसमें है पूर्णतः निर्धन, पूर्णतः निर्धन, फिर आते हैं बहुत निर्धन, फिर आते हैं निर्धन।
अब इनकी कंडीशन तो बहुत ही बुरी है, इनकी कंडीशन तो बहुत ही बुरी है। जैसे मान लो सरकार ने कहा 500 रुपए, तो यहां पर हो सकता है कि ये 101 रुपए ही कमा रहे हो दिन के, ठीक है। ये उनसे थोड़ी ठीक कंडीशन में पर है, ये भी गरीब, मान लो ये 200-250 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। और ये मतलब मान लो कि इस पास में आ चुके हैं, 400 तक तो ये पहुंच चुके हैं पर 500 नहीं कमा पा रहे। तो ये सबसे ज्यादा गरीब, ये फिर थोड़े से कम गरीब, फिर ये उससे थोड़े कम गरीब, फिर इसके आगे के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कौन है, अमीर हैं। तो अब इसमें भी क्या है, मध्यम वर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा उच्च मध्यम वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग में भी थोड़ी सी कैटेगरियां होती है ना कि थोड़े अच्छे कंडीशन में है। फिर उसके बाद लखपति, बहुपति, करोड़पति, इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो यहाँ पे निर्धनता रेखा में जो पूरा का पूरा आधार है वो इनकम को माना जाता है कि भैया आप एक दिन क्या एक महीने के इतने कमा ले तो आप गरीब नहीं रहोगे। तो आप दो तरीकों से माप सकते हो कि एक तो कितना संपन्न है, मतलब उसका कितनी सुख सुविधाएं हैं, कितनी नहीं है, और दूसरा आप देखोगे कि गरीबी रेखा से कितने नीचे हैं, कितने नहीं है। यह सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही है, इस बात को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। और यही सत्य है कि कभी भी, आज की बात नहीं है, चाहे पहले रही हो, आज रही हो और आने वाले समय में भी, कभी भी धन दौलत और आमदनी की पूर्ण समानता संभव नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सबके पास बिल्कुल सब कुछ बराबर हो, सबके पास सब कुछ बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर आर्थिक असमानता को दूर करना क्या होगा सर? आर्थिक असमानता को दूर करने का मतलब यह है कि जो इनके बीच में अंतर है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस खत्म हो जाना चाहिए। अगर यहां पे खड़ा व्यक्ति महीने के 1 करोड़ कमा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ महीने के 5,000 कमा रहा है, तो बेटा ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है, ये अंतर कम होना चाहिए। और इस अंतर को कम कैसे किया जा सकता है? इस अंतर को कम किया जा सकता है इनको अवसर देकर करके, इनको मौके देकर करके, कि भाई आपको मौका दिया जा रहा है कि आप भी उनके बराबर पहुंच सको। ये मौका कैसे दिया जाएगा? सरकार ने स्कूल खोले, शिक्षा लो, शिक्षा लोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा ज्ञान होगा, आपको ज्यादा अच्छा आप पढ़ोगे, अच्छे आपको काम मिलेंगे, उससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो अवसर दे रही सरकार, मौका दे रही, आप पढ़िए। स्वास्थ्य में समस्या आती है, ये लो दवाइयां फ्री, सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री में जाकर के ट्रीटमेंट करा करके आ जाओ। सरकार ने अवसर दिया, सरकार ने मौका दिया आगे बढ़ने का, सरकार उंगली पकड़ करके ला रही कि आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो। इसके अलावा आप देखो कि सरकारें बहुत सी योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया चलाई, स्टैंड अप इंडिया चलाई, कि भैया जिन कोई अगर बहुत गरीब है, पिछड़ा हुआ है और पैसे नहीं है पर छोटा मोटा खुद का व्यापार शुरू करना चाहता है, टैलेंट है, तो सरकार ने बोला बैंक से पैसा लो, हम आपकी मदद करेंगे, सस्ती दरों में आपको पैसा दिलाएंगे। ये क्या है? सरकार अवसर दे रही है, आपको मौका दे रही है कि आप खुद का जो हुनर है वो बाहर लेकर के आ सको। और हमने क्या पढ़ा है? समानता हमेशा बस यही बात कहती है कि आपको अवसर मिलना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी में, उस मौकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी आर्थिक असमानता को भी खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अवसर दे रही है, मौका दे रही है कि आप पढ़िए, आप ये काम करिए, ये काम करिए, सरकार आपकी मदद करती है, आप आगे आइए। परंतु पूर्ण रूप से सबके धन दौलत को समान नहीं किया जा सकता, उसको नहीं करा जा सकता। सरकार जो पीछे है उनको आगे ला सकती है, जो आगे है उनको तो पीछे नहीं धकेल सकती ना। आज ऐसा तो है नहीं कि किसी को बोले अच्छा भाई तेरे पास इतना पैसा, चल ला, छोड़, क्या करेगा तू इतने पैसे का, तुम क्या काम आता है तेरे इतना पैसा, बता क्या काम आएगा, कुछ नहीं आएगा, चल ला इधर। अब वो सोचेगा यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने सब कुछ इतना करा, मेरे पास से कुछ भी काम नहीं आ रहा, चाहे मैं नोटों की गड्डी को यूं डाल करके सोता हूं और जोर जोर से सांस लेता हूं, मुझे बहुत सुकून मिलता है, पर मैं क्यों दूं सरकार, मैंने तो इतनी मेहनत करी। तो अब अगर सरकार ऐसे लेने लगी तो उसका क्या होगा? विश्वास उठ जाएगा, वो मेहनत ही नहीं करेगा, बोले छोड़ ना, सरकार तो ले जाती है और अपन भी गरीब हो जाते हैं, सरकार खुद अपन को देगी। तो जिन्होंने कमाया है उनसे तो सरकार एक्स्ट्रा नहीं खींच सकती ना। पर जो पिछड़ चुके हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पर सरकार उनकी उंगली पकड़ करके उनको साथ ला सकती है। तो सरकार वही करती है कि उनको अवसर देती है, उनको मौके देती है। हाँ, पर जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, सरकार उनसे टैक्स के द्वारा अलग अलग रूप में निकलवा लेती है। जैसे उन पे 1-2 अलग अलग प्रकार के टैक्स लगवा देगी। उसके अलावा क्या करते हैं कि सरकार ऐसे जो बड़े बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन होते हैं जिनको करोड़ों रुपए की उनकी अर्निंग है, तो उनको कह देगी कि देखिए पे बैक टू सोसाइटी का नियम अपनाइए, समाज में अपना योगदान दीजिए। आप कोई एक सरकारी स्कूल है, आप जैसे मान लीजिए कि आप 5 जो सरकारी स्कूल हैं आप उनको ले लीजिए और उन 5 सरकारी स्कूलों का विकास कराइए। आप 5 सरकारी स्कूलों का विकास कराइए, वहाँ पे अच्छे अच्छे बोर्ड लगाइए, अच्छे फर्नीचर लगाइए, ठीक है। आप सरकार की थोड़ी सी मदद करिए, गरीबी में जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में, या जैसे हेल्थ में है तो उसमें। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना के समय में
ये सच में भारत के लोगों की बड़ी दानवीरता है और भारत सच में दानवीरों का देश है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर करके छोटे से छोटे हर व्यक्ति ने देश में उस समय हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करी है। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने खूब योगदान दिया है, हॉस्पिटलों में खूब दान दिया है, खूब और करा है। और उसके अलावा जो अलग अलग संगठन भी है, चाहे वो किसी भी आधार पर हों, ठीक है, उन संगठनों ने भी क्या करा है, अब पैसे जोड़े हैं अपने लोगों से और हॉस्पिटलों में व्हील चेयर्स बांटी हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में और जो सामान होता है थोड़ा वो सामान उसके लिए पैसे दिए हैं, जो गरीब बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए आटे के कट्टे और सब कुछ पहुंचा है। ये अच्छे काम है, ये दानवीरता है। तो सरकार भी क्या कभी कभार ऐसे जो बड़े उद्योगपति या खूब करोड़पति लोग होते हैं उनसे कुछ दानवीरता वाले काम करवा लेते हैं। आप 5 स्कूल ले लीजिए, आपका क्या खर्चा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आप इन 5 स्कूलों का, आप इन 100 जो जगह है इनका आप अच्छे से विकास करा दीजिए, हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। तो अब वो भी खुश की टैक्स में छूट मिलेगी और इसमें भी उसका नाम होगा, देखो साहब कि हाँ भैया बहुत पैसा इन्होंने खर्च करा स्कूल बनाने में, तो समाज में भी उसका योगदान हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से तो हम आर्थिक समानता ना कभी रही है और ना कभी हो सकती है। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो आज जितने भी अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको बराबर के अवसर दिए जाएं। ये माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालात को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है। देखिए, अब ये माना जाता है कि अगर अवसर मिलेगा, अगर मौका मिलेगा तो वो क्या है, अपनी हालात को सुधार सकते हैं और जो उनमें टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर लेकर के आ सकते हैं। अब देखिए क्या है कि एक कहा जाता है गरीबी का कुचक्र। गरीबी के कुचक्र का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स व्यक्ति गरीब है, अब इसके बच्चे हुए, अब उसने भी क्या करा, छोटी सी उम्र में काम धंधा करना शुरू कर दिया, पढ़ाई लिखाई करी नहीं और नहीं करी, तो फिर ये भी गरीब रह गए, ये गरीब रहे तो फिर वापस ये साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है। पर सरकार अब ये कहती है कि भाई अगर आप गरीब हो गए कोई बात नहीं, पर अब इन लोगों का ध्यान रखने दीजिए, आपके बच्चों को स्कूल भेजिए, आपके बच्चों को अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या आए तो आप हॉस्पिटलों में दिखाइए, सरकारी हॉस्पिटलों में दिखाइए और करिए। तो सरकार इस गरीबी के कुचक्र को तोड़ने का कोशिश करिए कि आप लोगों को मौका नहीं मिला, आप लोगों को अवसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर इनको मौका दे रहे हैं, इनको आगे बढ़ने दीजिए। अब मान लीजिए कि ये बच्चा 12वीं को पास कर लेता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पास कर लेता है। देखिए एक बात हमेशा और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि शिक्षा को है ना कभी भी पैसों से जोड़ करके मत देखा करो। बहुत सी बार लोग कहते हैं अरे यार पढ़ लिख लिए पर है ना नौकरी तो लगे नहीं सरकारी, ये शिक्षा किस काम की। अरे भाई शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ऐसे सरकारी नौकरी लगने के लिए थोड़ी है। शिक्षा हमारा विकास करती है, शिक्षा हमें व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाती है, शिक्षा समाज में सुधार लेकर करके आती है। और अगर समाज में सुधार नहीं लेकर करके आती शिक्षा, तो हमारे सारे के सारे समाज सुधारक शिक्षा पर जोर नहीं देते। शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से ये समझ में आ जाता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरे लिए गलत होगा, ये मेरे लिए सही होगा। मेरे लिए कुछ दरवाजे और खुल जाते हैं। जो अशिक्षित व्यक्ति रहता है उसको मजदूरी ही करनी पड़ती है, और जो शिक्षित व्यक्ति रहता है उसके पास अलग अलग काम करने के अवसर उसको और मिल जाते हैं। तो शिक्षा जरूरी है, हमें एजुकेशन तो लेनी ही चाहिए। हमें कलम को जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेगा लिख लेगा तो उसको, अब देखिए पढ़ेगा लिखेगा तो उसके दिमाग में और कुछ भी आइडिया आएगा, हाँ यार वो ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो उसके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो टैलेंट बाहर आया, उस टैलेंट से उसका भी विकास होगा, उसके परिवार का भी होगा और राष्ट्र का तो होना ही होना है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अब अवसर देने, समान अवसरों से सबको अवसर अगर बराबर मिलेंगे तो वो लोग अपनी हालत को सुधार पाएंगे जो कि पिछड़े हुए हैं। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। देखो बराबर के अवसर मिलेंगे तो भी असमानता तो बनी रह सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये 2 पर्सन है, अब एक पर्सन तो यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मतलब एक जो बहुत लखपति है, करोड़पति, और एक बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ। अब सरकार ने इसको भी मौका दिया है और इसके बच्चे को भी मौका दिया है कि तुम दोनों पढ़ो। अब ये तो इसका तो जो बच्चा है वो तो सीधी सी बात है प्राइवेट में, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी जगह पढ़ेगा खूब, और है फिर विदेश चला जाएगा, खूब पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको भी सरकार ने बोला पढ़ो, पर अब इसको सरकारी स्कूलों में वहां पर और पढ़ेगा, पर अब इसको मौका दिया। हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, शायद इसके बराबर ना पहुंचे पर यहां तक तो पहुंचा, मतलब कुछ तो अपने हालातों में सुधार करा ना, वो यहां से यहां तक पहुंचा है। तो सरकार भी ये कहती है कि हालातों में सुधार हो सकता है, ठीक है, वो अपने हालात सुधार सकते हैं, अपनी कंडीशन में इंप्रूव कर सकते हैं और पहले से थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि वो गरीबी खत्म हो जाए। आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से को पूरा कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
ठीक है। और देखिए अब जैसे मान लीजिए कि आज एक पीढ़ी यहां तक पहुंच गई, अब इसके जो बच्चे होंगे उसको प्राइवेट स्कूल्स में भी थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ने को मौका मिल जाए। और देखिए ये बात भी ध्यान रखिए, सरकारी स्कूल्स भी बेकार नहीं होते बेटा। बच्चा पढ़ने वाला हो, बच्चे में लगन हो तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि ये पेरेंट्स यहाँ तक पहुंच गए, अगली बार अपने बच्चों को थोड़ा सा और अच्छा करें, हो सकता है कि आने वाले समय में ये लोग इनके भी बराबर पहुंच जाए। तो सरकारी स्कूल भी बेटा बेकार नहीं है, बस पढ़ने वाले की आवश्यकता होती है, पढ़ने वाला अच्छा हो, अगर वो मेहनत करना चाहे तो पढ़ सकता है। और ये भी बता दूं, जो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं बेटा, उनमें जो ज्ञान होता है ना वो अपार होता है, पर कुछ तो बच्चे लेते नहीं है और कुछ वो टीचर्स देते नहीं है। और अब मैं कभी कभार पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूं कि आज इतने कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, इतने कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, ठीक है। आजकल सब मतलब मान लो कि जिसने 12th भी पास कर ली वो भी घर में कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देता है, करते हैं, सब लोग करते हैं। और उन कोचिंगों में भी है ना, अगर आप मान करके चलिए 70 से 80% जो बच्चे जाते हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों के बहुत कम जाते हैं। पर हम दोष किसको देते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो फिर अगर प्राइवेट में अच्छी होती तो फिर बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी। पर चलिए ट्यूशन जाते हैं, हो सकता है कि स्कूल में भी अच्छी हो रही हो और इसलिए भी जा रहा हूं कि अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सके। पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर बार सरकारी चीजों को और सरकारी को दोष देना बंद करना चाहिए हम लोगों को। मैंने बार बार एक ही बात कहता हूं बेटा, भारत की सरकारों ने बहुत काम करा है, ठीक है। हर बार सरकार को दोष देना गलत होना चाहिए। हम हमारी तरफ से क्या कर रहे हैं हम कभी नहीं सोचते, हम कभी भी नहीं सोचते कि हम हमारी तरफ से क्या कर रहे हैं। बिल्कुल भी हमारा कोई, हम खुद का रोल मानते ही नहीं है। जो गलती हुई वो सरकार ने करी, ये गलती हुई सरकार की। किसी स्कूल में चले जाए, कंडीशन ठीक नहीं, सरकार के कारण ठीक नहीं, अरे भाई कोई बात नहीं, आपको लगा ये कंडीशन ठीक है, आप कुछ इंप्रूवमेंट कर दो। अगर वहां पे मान लीजिए कि भाई पानी का सुविधा नहीं है तो आप पानी की सुविधा करवा दीजिए। अगर आप इतने सक्षम हैं तो थोड़ी बहुत पानी की सुविधा आप करवा दीजिए, आपका भी योगदान है ना, आने वाली पीढ़ी आपकी भी पढ़ेगी, तो आप वहां योगदान कराइए ना। कोई भी व्यक्ति हो, मैं आपको ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं, मैं जब भी आप कहता हूं इसका मतलब सब आप नहीं होते हो, इसमें मतलब हम सब आ जाते हैं, हम कर सकते हैं ना। आज मान लीजिए मैं वहां पानी के कैंपर्स रखवा दूं स्कूल में, और कोई छोटा मोटा काम हो वो करा सकता हूं। पर हम क्या करते हैं, हमने एक सीधा सा देख रखा है कि जो रायता है ना वो सरकार के ऊपर ढोलना ले जाकर, सरकार की गलती है, ये सरकारी था इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। ऐसी बात नहीं है, सरकारों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास करे हैं और आज भी हमारे देश की सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं और अच्छी बात है। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसी वे असमानताएं अधिक खतरनाक है जो पीढ़ियों से अनछुई रही है। पर समाज के लिए जो गहरी खाई वाली असमानता है वो ज्यादा है, डेंजरस है। क्यों? अब वो ऐसा है कि वजह से मान लीजिए ये बहुत ही पीछे है और ये बहुत ही आगे, ये वाला जो है ना बेटा ये बहुत खतरनाक है, जो काफी पीढ़ियों से अनछुई है। मतलब मान लीजिए किसी के परदादाजी भी गरीब, फिर दादाजी भी गरीब, फिर पापा जी भी गरीब और अब वो भी गरीब, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है ना। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है। और अगर कोई किसी समाज में कुछ खास वर्गों के पास खूब धन दौलत होती है और किसी के पास नहीं होती तो फिर वो समाज क्या है, वर्गों में बढ़ जाता है। और वर्ग कौन से? अमीर, गरीब, पूंजीपति और श्रमिक वाले वर्ग बन जाते हैं। एक और वे जो पीढ़ियों से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे। तो एक वर्ग तो कौन सा बन जाएगा? जिनके पास सदियों से ही उनकी पीढ़ियों ने क्या करा, खूब पैसा, खूब धन दौलत उनके पास रही है और सत्ता का उपभोग करा है। और एक ऐसे हैं जो कि गरीब बन जाएंगे। कालक्रम में ऐसा वर्ग भेद आक्रोश और हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, वर्ग भेद, आक्रोश और हिंसा है, इनको भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि देखिए आपने कक्षा 10 में संसाधन एवं विकास भूगोल में एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो संसाधनों का सही से बंटवारा नहीं होता है तो वो क्या करता है, समाज में अस्थिरता पैदा करता है, समाज में अशांति पैदा करता है। क्योंकि जिनके पास ज्यादा है और जिनके पास कम है, अब वो कम वाले लड़ेंगे कि नहीं साहब मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक है, तो कम और ज्यादा वालों में थोड़ी सी फाइट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जैसे जो अमीर है इनके पास बहुत है और गरीब है उनके पास नहीं है, तो अब क्या होता है कि कभी कभार इनके बीच में हिंसा हो जाती है, गुस्सा, आक्रोश, वर्ग भेद, ठीक है। अब इन दो वर्गों के बीच में भेद, डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। ये सारी परेशानियां हम लोगों को देखने को मिलती है।
अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज्यादा कठिन साबित हो सकता है। अब अमीर वर्गों की क्या होती है, शक्ति होती है, अमीर वर्गों की खूब ताकत होती है उनके पास, तो अब ऐसे समाज को और अधिक खुला मतलब और थोड़ा बेहतर बनाना, समतावादी बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जहां पे डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है ना बेटा, कि एक बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंच गया और कुछ बहुत ही पीछे रह गए, तो अब ये लोग क्या है, हमेशा अपना दबदबा चाहते हैं, अपनी पावर चाहते हैं, नहीं साहब हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो यहाँ इनके लिए कुछ सुधार भी किया जाता है ना, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारी आर्थिक समानता की बात है। हमने राजनीतिक, हमने सामाजिक और हमने आर्थिक, तीनों समानताओं की चर्चा कर ली है, तीनों इक्वलिटी की चर्चा कर ली है। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे ना, वो मार्क्सवाद और उदारवाद की जो विचारधारा है उसको समझेंगे। पहले समझेंगे कार्ल मार्क्स कौन थे, ये उदारवाद के, मार्क्सवाद के, समाजवाद के क्या विचार हैं उनको समझेंगे, और फिर आगे की कहानी को आगे जानेंगे। परंतु आज के लिए यही इसको विराम देते हैं, और आपको कोई समस्या, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।